तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सी लो सेक्शन 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस एक तरह से फ्रेंचाइजी के अंदर 2 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद 1 से 2 साल का वेट कर रहे हैं हम, जब से ही इसके जो सेक्शन 3 का है हम एक तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली थोड़ी बहुत अपडेट जो निकल कर आई है इसके सेक्शन 3 के बारे में, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो मैं आगे इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ।
साइलो एक अमेरिकी विज्ञान कथा आधारित भविष्य पर आधारित नाटकीय टेलीविजन श्रृंखला है जिसे ग्राहम योस्ट ने ह्यूग हवी के उपन्यासों की त्रयी वूल, शिफ्ट और डस्ट पर आधारित। यह श्रृंखला एक ऐसे भविष्य में स्थापित है जहां एक समुदाय 144 स्तरों वाले एक विशाल भूमिगत साइलो में रहता है। इसमें रेबेका फर्ग्यूसन ने जूलियट निकोल्स की भूमिका निभाई है, जो एक इंजीनियर है और अतीत और वर्तमान के रहस्यों में उलझ जाती है। रशीदा जोन्स, डेविड ओएलोवो, कॉमन, टिम रॉबिन्स, हैरियट वॉल्टर, एवी नैश, रिक गोमेज, चिनाजा उच्चे, शेन मैक्रे, रेमी मिलनर, एलेक्जेंड्रिया रिले, क्लेयर पर्किंस, बिली पोस्टलेथवेट और स्टीव जान भी इसमें अभिनय करते हैं। वूल के फिल्म रूपांतरण का विकास 2012 में शुरू हुआ। दशक के अंत तक परियोजना को रोक दिया गया और मई 2021 में एप्पल टीवी प्लस द्वारा इसे एक श्रृंखला के रूप में चुना गया। मुख्य फिल्मांकन अगस्त 2021 में शुरू हुआ और 10 एपिसोड का पहला सीजन 5 मई 2023 को स्ट्रीम होना शुरू हुआ। दूसरा सीजन 15 नवंबर 2024 को प्रसारित हुआ। दोनों सीजन को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, विशेष रूप से इसकी दुनिया के निर्माण, प्रोडक्शन डिजाइन और फर्ग्यूसन के अभिनय के लिए। दिसंबर 2024 में श्रृंखला को तीसरे सीजन और अंतिम चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार एक भयावह भविष्य में, जहां एक समुदाय एक विशाल साइलो में रहता है जो भूमिगत 144 स्तरों तक फैला हुआ है। 10,000 लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जो उन नियमों से बंधा हुआ है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कलाकार और पात्र मुख्य रेबेका फर्ग्यूसन ने जूलियट निकोल्स का किरदार निभाया है, जो एक इंजीनियर है और साइलो के सबसे निचले स्तरों में जनरेटर पर काम करती है। एमिली चाइल्ड विलियर्स ने युवा जूलियट का किरदार निभाया है। रशीदा जोन्स ने एलिसन बेकर की भूमिका निभाई है, जो साइलो के आईटी विभाग में काम करती है और होल्स्टन से विवाहित है। बच्चा पैदा करने की कोशिश के दौरान उसे साइलो के असली इतिहास और उसके संचालन के तरीकों पर संदेह होने लगता है। डेविड ओयेलोगो ने होल्स्टन बेकर की भूमिका निभाई, जो एलिसन के समर्पित पति और साइलो के शेरिफ थे। न्यायिक विभाग के सुरक्षा प्रमुख रॉबर्ट सिम्स, जो साइलो के भीतर व्यवस्था बनाए रखते हैं, आमतौर पर इसी पद पर कार्यरत हैं। टिम रॉबिन्स ने साइलो में आईटी विभाग के सख्त प्रमुख बर्नार्ड हॉलैंड की भूमिका निभाई है। हैरियट वॉल्टर ने मार्था वॉकर का किरदार निभाया है, जो गंभीर अगोराफोबिया से ग्रसित एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और साइलो के निचले स्तरों में एक वर्कशॉप चलाती है और जूलियट के लिए एक अभिभावक की भूमिका निभाती है। एवी नैश ने लुकास काइल का किरदार निभाया है, जो आईटी विभाग में एक सिस्टम विश्लेषक है और साइलो के बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। रिक गोमेज ने पैट्रिक कैनेडी का किरदार निभाया है, जो एक रखरखाव कर्मचारी और अवशेषों का पूर्व तस्कर है, जो साइलो से पहले की दुनिया की वस्तुएं हैं। चिनाजा उचे ने पॉल बिलिंग्स की भूमिका निभाई है, जो नवनियुक्त मुख्य उपप्रमुख और पूर्व न्यायिक प्रशासक है और सिंड्रोम नामक एक चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है, जिसके कारण उन्हें कपकपी होती है। शेन मैक्रे ने नॉक्स की भूमिका निभाई, सीजन 2 सीजन 1 में आवर्ती भूमिका, जो साइलो में मैकेनिकल लेवल का प्रमुख और जूलियट का बॉस है। चार्ली कूम्स ने युवा नॉक्स का किरदार निभाया है। रेमी मिलनर ने शर्ली कैम्बेल सीजन 2 सीजन 1 में आवर्ती भूमिका निभाई है, जो मैकेनिकल विभाग में एक इंजीनियर है और जूलियट की सबसे करीबी दोस्त और सहकर्मी है। ईडा ब्रुक ने युवा शर्ली का किरदार निभाया है। एलेक्जेंड्रिया रिले ने कैमिला सिम्स सीजन 2 सीजन 1 में अतिथि भूमिका निभाई है, जो रॉबर्ट की पत्नी, उनके बेटे की मां और एक पूर्व लुटेरी है। क्लेयर पर्किंस ने कार्ला मैक्लेन की भूमिका निभाई, सीजन 2 सीजन 1 में अतिथि भूमिका, जो वॉकर की पूर्व पत्नी और आपूर्ति विभाग की प्रमुख थी। बिली पोस्टलेथवेट ने हैंक की भूमिका निभाई, सीजन 2 सीजन 1 में आवर्ती भूमिका, जो निचले स्तरों में काम करने वाला एक डिप्टी है। स्टीव जान जिमी कॉनरॉय सोलो सीजन 2 के रूप में, सिलो 17 में हुए विद्रोह का एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति। कैमरन बेल ने युवा जिमी का किरदार निभाया है। एशले जुकरमैन डैनियल के रूप में, सीजन 3 अतिथि सीजन 2, सिलोस के निर्माण से पहले के समय में एक संयुक्त राज्य कांग्रेसी। जेसिका हेनविक हेलेन के रूप में, सीजन 3 अतिथि सीजन 2, वॉशिंगटन डीसी में रहने वाली एक जिज्ञासु पत्रकार। पुनरावर्ती विल पैटन ने सैमुअल सैम मार्नेस सीजन 1 की भूमिका निभाई, जो शेरिफ होल्स्टन के अधीन काम करने वाला एक डिप्टी है
और मेयर जानस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। सीजन 1 में फर्डिनेंड किंग्सले ने जॉर्ज विल्किंस का किरदार निभाया है, जो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ है और मरम्मत की दुकान चलाता है। वो साइलो के रहस्यों को उजागर करने में एलिसन की मदद लेने के लिए उससे संपर्क करता है। चिपो चुंग ने शेरिफ विभाग में क्लर्कियल कर्मचारी सैंडी की भूमिका निभाई है। मैट गोमेज हिडाका ने टेरी कूपर सीजन 1 सीजन 2 में अतिथि भूमिका की भूमिका निभाई है, जो निचले स्तर का एक नौसिखिया इंजीनियर है और जूलियट का साया है। ओलातुंजी आयोफे ने टेडी का किरदार निभाया है, जो एक मैकेनिकल विभाग में काम करने वाला कर्मचारी और जूलियट के सहकर्मियों में से एक है। इयन ग्लेन ने डॉक्टर पीट निकोल्स सीजन 1-2 की भूमिका निभाई है, जो एक प्रसूति विशेषज्ञ और जूलियट के पिता हैं, जिनसे उनका संबंध जूलियट के किशोरावस्था से ही खराब रहा है। एंजेला यो ने मॉली कैरिन्स की भूमिका निभाई है, जो मध्य स्तर के विभाग में काम करने वाली एक डिप्टी। तान्या मूडी ने जज मैरी मीडोस की भूमिका निभाई है, जो न्यायपालिका की प्रमुख हैं और समझौते को लागू करती हैं, जो नियमों की एक सूची है जिसका पालन सिलो के सभी निवासियों को करना आवश्यक है। कैटलिन जोज ने कैथलीन बिलिंग्स का किरदार निभाया है, जो पॉल की पत्नी और उनकी बेटी की माँ है। अकी कोटाबे ने डिएगो की भूमिका निभाई है, जो साइलो की निगरानी करने वाला एक वॉचर है। क्रिश्चियन ओचोआ ने रिक अमुंडसेन की भूमिका निभाई, जो सिम्स के लिए काम करने वाले सशस्त्र गुंडों के एक समूह का एक उच्च पदस्थ लुटेरा है। अतिथि जेराल्डिन जेम्स ने रूथ जानस की भूमिका निभाई, जो सिलो की निर्वाचित मेयर थीं। सोफी थॉम्सन ने ग्लोरिया हिल्डेब्रांड की भूमिका निभाई, जो एक व्यामोहग्रस्त महिला है और खुद गर्भधारण करने में असफल रहने के बाद सिलो की प्रजनन सलाहकार बन जाती है। सिएना गिलोरी ने हन्ना निकोल्स की भूमिका निभाई, जो एक सर्जन और जूलियट की दिवंगत मां थीं। हेनरी गैरेट ने डगलस ट्रम्बल की भूमिका निभाई, जो जुडिशल का एक प्रवर्तक है और सिम्स के प्रति वफादार है। सोनिता हेनरी ने रेजिना जैक्सन की भूमिका निभाई, जो पूर्व में अवशेषों की व्यापारी और जॉर्ज की प्रेमिका थी। विल मैरिक ने डैनी की भूमिका निभाई है, जो एक अपराधी हैकर है और आईटी विभाग के सुरक्षा नेटवर्क को बाधित करता है। रॉस मैकल ने सिलो 17 के शेरिफ की भूमिका निभाई, जो सिलो 17 में हुए विद्रोह का नेता था। निक हेवर्सन ने रसल कॉनरॉय की भूमिका निभाई है, जो सिलो 17 में आईटी विभाग के प्रमुख और सोलो के पिता है। इमोजेन बटलर कोल ने ग्वेन कॉनरॉय की भूमिका निभाई, जो सोलो की मां थी। पिप्पा विंसलो ने ग्लैडिस की भूमिका निभाई, जो जूलियट के बचपन के दौरान एक मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करती थी। जॉर्ज रॉबिन्सन ने मार्क चैम्बर्स की भूमिका निभाई, जो एक विनिर्माण कार्यशाला के पर्यवेक्षक थे। सैचारिसा क्लैक्सटन ने पैट्रिक की भतीजी फ्रांसिस बॉयर का किरदार निभाया। जॉर्जिना सैडलर ने ऑड्रे की भूमिका निभाई, जो साइलो 17 में बचे हुए युवा अनाथों के एक समूह की नेता है। ऑरलैंडो नॉर्मन ने रिक की भूमिका निभाई है, जो ऑड्रे का बॉयफ्रेंड और उनके 2 बच्चों का पिता है। सारा हजेमी ने होप ईटर की भूमिका निभाई, जो ऑड्रे के समूह की बहिष्कृत सदस्य है। स्टुअर्ट मिलिगन ने टेरेंस पेनब्रुक की भूमिका निभाई है, जो 140 साल पहले आईटी विभाग के पूर्व प्रमुख साल्वाडोर क्विन के वंशज हैं। लोलिता चक्रवर्ती ने लुकास की मां का किरदार निभाया। जोन्स केवल एक ही एपिसोड में दिखाई देते हैं, हालांकि उन्हें मुख्य कलाकारों में शामिल किया गया है। को एपिसोड 1 और 2 में मुख्य कलाकार के रूप में श्रेय दिया गया है और बाद के सभी एपिसोड में उन्हें विशेष अतिथि कलाकार के रूप में श्रेय दिया गया है। को द हारमोनियम एपिसोड तक श्रेय नहीं दिया गया था। एपिसोड मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया, पहली बार जारी किया गया, अंतिम बार जारी किया गया 1-10-5 मई 2023, 30 जून 2023, 22-15 नवंबर 2024, 17 जनवरी 2025, सीजन 1 2023। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1 स्वतंत्रता दिवस। मॉर्टेन टाइल्डम, ग्राहम योस्ट, 5 मई 2023। सिलो नामक एक विशाल भूमिगत बंकर में एक समुदाय अपने इतिहास से अनभिज्ञ होकर फल फूल रहा है, क्योंकि माना जाता है कि 140 साल पहले एक असफल विद्रोह के दौरान उनके सारे रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे। शेरिफ होल्स्टन बेकर डिप्टी सैम मार्नेस से कहते हैं कि वह बाहर जाना चाहते हैं। 3 साल पहले होल्स्टन और उनकी पत्नी एलिसन को उनके डॉक्टर से 365 दिनों के लिए गर्भ निरोधक इम्प्लांट निकलवाने की अनुमति मिली थी। इस दौरान एलिसन ने प्रजनन विशेषज्ञ ग्लोरिया हिल्डेब्रांड से सिलो के बारे में कुछ विद्रोही विचार सीखे और आईटी विशेषज्ञ
जॉर्ज विल्किंस को विद्रोह से पहले की एक प्रतिबंधित हार्ड ड्राइव की खोज में मदद की। एलिसन ने संशय में डूबे होल्स्टन को बताया कि सत्ता में बैठे लोग उनसे झूठ बोल रहे हैं और सिलो की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली निर्जीव बाहरी दुनिया नकली है। सबूत के तौर पर उन्होंने वह गर्भ निरोधक इम्प्लांट पेश किया जिसे उन्होंने अभी अभी चाकू से अपने पेट से निकाला था। एलिसन के खून बहने से उसकी जान निकल रही थी। तभी होल्स्टन डॉक्टर को ढूंढने के लिए सिलो के गलियारों में दौड़ पड़े, लेकिन डिप्टी मार्नेस के ये बताने पर रुक गए कि एलिसन कैफेटेरिया में है। एलिसन कैफेटेरिया में अपनी खोजों का खुलासा करती है और अंततः घोषणा करती है कि वो बाहर जाना चाहती है। द पैक्ट में लिखी गई उसकी इस इच्छा की अनिवार्य पूर्ति होती है। एलिसन वादा करती है कि अगर बाहर का मौसम सुहाना होगा तो वो साइलो के बाहरी कैमरे को साफ कर देगी। वो पर्यावरण अनुकूल सूट पहने हुए हैं और अपनी एक तरफा यात्रा पर निकल जाती है। साइलो निवासी उसे कैमरा साफ करते हुए देखते हैं और फिर वो गिर पड़ती है, मानो मर गई हो। 2 साल बाद होल्स्टन जॉर्ज की मौत की जांच करता है और जूलियट निकोल से मिलता है, जो एक इंजीनियर है और दावा करती है कि उसकी हत्या की गई थी। होल्स्टन की पसंद: मॉर्टन टाइल्डम, जेसिका ब्लेयर और कैसी पपस। 5 मई 2023। होल्स्टन को जूलियट से पता चलता है कि उसका प्रेमी जॉर्ज प्रतिबंधित ऐतिहासिक अवशेष इकट्ठा करता था। ये जानकर कि जॉर्ज और एलिसन साथ काम करते थे, होल्स्टन जांच करने के लिए सहमत हो जाता है और वादा करता है कि कुछ मिलने पर वह जूलियट को संकेत भेजेगा। कुछ महीनों बाद होल्स्टन साइलो से बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाहर का वातावरण एलिसन के दावे के अनुसार हरा भरा और सुंदर है। वो कैमरा साफ करता है, अपना हेलमेट उतारता है और कैमरे में एलिसन के शव की ओर रेंगता हुआ दिखाई देता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मेयर रूथ जानस को पता चलता है कि होल्स्टन ने एक बयान छोड़ा है जिसमें उसने जूलियट को शेरिफ के पद पर अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। जूलियट जानती है कि जॉर्ज एक दरवाजे की तलाश में था और साइलो के नीचे पानी से भरे खुदाई क्षेत्र में उसके कदमों के निशान ढूंढने की कोशिश करती है। मशीनें: मॉर्टेन टाइल्डम, इंग्रिड एस्काजेडा। 12 मई 2023। मेयर जानस और डिप्टी सैम जूलियट से मिलने के लिए 144 मंजिल नीचे उतरते हैं। रास्ते में जानस जूलियट के अलग रह रहे पिता डॉक्टर पीट निकोल्स और उसकी इंजीनियर दोस्त मार्था वॉकर से मिलते हैं और जूलियट के चरित्र के बारे में राय लेते हैं। न्यायिक प्रमुख जज मीडोज और आईटी प्रमुख बर्नार्ड हॉलैंड की असहमति के बावजूद जानस जूलियट को शेरिफ का पद देने की पेशकश करते हैं। जूलियट मना कर देती है, लेकिन जब उसे होल्स्टन का बैज दिया जाता है जिसके पीछे सत्य शब्द खुदा हुआ है, तो वो अपना मन बदल लेती है। जूलियट जानस से अनुरोध करती है कि मरम्मत के लिए मुख्य जनरेटर को बंद करने की अनुमति दी जाए, जो पहले कभी नहीं किया गया था। बंद होने पर साइलो की स्क्रीन पर कुछ देर के लिए बाहर का हरा भरा दृश्य दिखाई देता है, हालांकि किसी को इसका पता नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से मैकेनिकल टीम मुख्य जनरेटर को ठीक करती है। अपनी नई नौकरी पर जाने से पहले जूलियट वॉकर से जॉर्ज के अवशेषों में मिले एक कैमकॉर्डर का अध्ययन करने के लिए कहती है। मार्नेस और जाहन्स एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं, इससे पहले कि जाहन्स मुंह में खून आने के कारण बेहोश हो जाती है। सच: डेविड सेमेल रेमी, ऑबुचॉन। 19 मई 2023। रूथ जानस की मौत हो गई है। मार्नेस का मानना है कि उसे जहर दिया गया था और असली निशाना वो खुद था, क्योंकि वे एक दूसरे के पानी के बोतलों से पानी पीते थे। कार्यवाहक मेयर के रूप में बर्नार्ड जूलियट को नए शेरिफ के रूप में शपथ दिलाते हैं। जूलियट मार्नेस से जॉर्ज की मौत की जांच में मदद करने के लिए कहती है। बदले में वो जानस की मौत की जांच में मार्नेस की मदद करेगी। न्यायिक विभाग के रॉबर्ट सिम्स मार्नेस को बताते हैं कि जज मीडोज जूलियट को शेरिफ पद से हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्नेस उनसे कहते हैं कि जूलियट को खुद इस्तीफा देने दें। बाद में मार्नेस पर उसके अपार्टमेंट में हमला होता है। जूलियट की मुलाकात लुकास से होती है, जो एक निवासी है और कैफेटेरिया में देर रात तक रहता है। जूलियट को जॉर्ज से संबंधित होल्स्टन की फाइल मिलती है, लेकिन होल्स्टन द्वारा जब्त की गई जॉर्ज की हार्ड ड्राइव नहीं मिलती। एक फ्लैशबैक में जूलियट अपनी मां हन्ना और छोटे भाई जैकब की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में घर छोड़ देती है। चौकीदार का लड़का डेविड सेमेल ग्राहम योस्ट। 26 मई 2023। सैम मार्नेस मृत पाए जाते हैं। पॉल बिलिंग्स, जिन्हें जुडिशियल ने मूल रूप से शेरिफ के पद के लिए चुना था, को जूलियट का मुख्य डिप्टी बनाया जाता है। शेरिफ कार्यालय में काम करने वाली सैंडी जूलियट को निर्देश देती है
कि जुडिशियल द्वारा किसी को बलि का बकरा बनाने से पहले मार्नेस के हत्यारे को ढूंढ निकाले। जूलियट को पता चलता है कि जुडिशियल के लिए काम करने वाले डग ट्रम्बल ने निवासी पैट्रिक कैनेडी को मार्नेस की हत्या में फंसाने के लिए सबूत प्लांट किए थे। सिम्स डग को बताता है कि उसके पिता कथित तौर पर एक चौकीदार थे, लेकिन वास्तव में उनका एक गुप्त काम था जो साइलो के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। सिम्स डग को गिरफ्तार होने से पहले ही मार देता है और मार्नेस और जानस की हत्याओं का दोष मरणोपरांत डग पर डाल दिया जाता है। जूलियट को पता चलता है कि लुकास रात में कैफेटेरिया की डिस्प्ले स्क्रीन पर आकाश में रोशनी की गति का अध्ययन कर रहा था। साइलो के निवासी इस बात से अनजान थे कि ये तारे हैं। वॉकर जूलियट को दिखाता है कि कैमकॉर्डर की तकनीक साइलो में अनुमत तकनीक से कहीं अधिक उन्नत है। जूलियट जॉर्ज की मृत्यु की जांच को फिर से शुरू करने की उम्मीद में उसकी एक अवशेष वस्तु को पुनः प्राप्त करती है। अवशेष बर्ट और बर्टी, एरिक एवेलिनो, 2 जून 2023। जूलियट डग के अपार्टमेंट में अवशेष मिलने का इंतजाम करती है और इसका बहाना बनाकर अवशेष डीलर मानी जाने वाली रेजिना जैक्सन का पता लगाती है, जो जॉर्ज की पूर्व प्रेमिका निकली और उसके लिए अवशेष खरीदती थी। सिम्स को अवशेष से जॉर्ज के संबंध के बारे में पता चलता है और वो औपचारिक रूप से जूलियट का सामना करता है। बर्नार्ड जूलियट के इस दावे को मान लेता है कि उसने अवशेष नहीं रखा था, लेकिन वो उसे जानस और मार्नेस की हत्या के पीछे डग के मकसद की जांच बंद करने का आदेश देता है। जूलियट और बिलिंग्स के बीच उस पर भरोसा करने में उसकी कठिनाई को लेकर बहस होती है और वो बताती है कि वो जानती है कि उसे सिंड्रोम है, एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति जिसके कारण वो डिप्टी बनने के योग्य नहीं है। रेजिना जूलियट को बताती है कि उसने जॉर्ज की हार्ड ड्राइव की सूचना न्यायपालिका को नहीं दी, लेकिन उसने सब कुछ जानने वाले व्यक्ति को इसके बारे में बताया जब उसने उसके प्रियजनों को धमकी दी थी। रेजिना जूलियट को जॉर्ज से मिला एक अनमोल अवशेष देती है, बच्चों की एक पुरानी यात्रा पुस्तक। जब जूलियट किताब देख रही होती है तो उसके अपार्टमेंट में एक निगरानी टीम उस पर नजर रख रही होती है, जिसने पूरे साइलो में कैमरे लगा रखे हैं और उनके उपकरण साइलो के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हैं। द फ्लेम कीपर्स, बर्ट और बर्टी, जेसिका ब्लेयर, 9 जून 2023। सिम्स निगरानी दल का हिस्सा है और कैमरों की मदद से जूलियट की गतिविधियों पर नजर रखती है। जूलियट ग्लोरिया से मिलने जाती है, जिसे मीडोज के आदेश पर नशीली दवा दी जा रही है। जूलियट के शेरिफ पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव के बावजूद मीडोज कहती है कि वो आदेश रद्द नहीं कर सकती। जब जूलियट अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करती है तो बिलिंग्स उससे भिड़ जाता है। वो उसे जॉर्ज की हत्या की अपनी जांच के बारे में बताती है और वो उसका बचाव करने का फैसला करता है। लुकास जूलियट को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बर्नार्ड जूलियट से कहता है कि उसे डर है कि मीडोज उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसे मीडोज को नियंत्रित करने का तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने पिता की मदद से जूलियट ग्लोरिया से पूछताछ करने में सक्षम होती है और उसे पता चलता है कि वो फ्लेम कीपर्स का हिस्सा है, जो अतीत को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक गुप्त समूह है जिसके सदस्यों को व्यवस्थित रूप से मारा जा रहा है। जूलियट की मां ने फ्लेम कीपर से दोस्ती की थी, लेकिन जूलियट के पिता ने उन्हें संतान पैदा करने से रोकने के आदेश का पालन किया था। जूलियट को पता चलता है कि दीवार के शीशों के पीछे निगरानी कैमरे लगे हैं और वो जॉर्ज की हार्ड ड्राइव को उस जगह से निकाल लेती है जहां होल्स्टन ने उसे ग्लोरिया के कमरे में छिपाया था। सिम्स के लुटेरे जूलियट को पकड़ने के लिए ग्लोरिया के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होती। हैन्ना, एडम बर्नस्टीन, जेफरी वांग और इंग्रिड एस्काजेडा, 16 जून 2023। न्यायिक अधिकारी शेरिफ के कार्यालय में हार्ड ड्राइव की तलाश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। जूलियट बिलिंग्स के समझौते की जानकारी का फायदा उठाकर सिम्स को अस्थायी रूप से गिरफ्तार करवा लेती है। सिम्स के हिरासत में रहने के दौरान जूलियट उसके कार्यालय की तलाशी लेती है और हन्ना, वॉकर और शर्ली कैम्बल से संबंधित फाइलें पाती है। हन्ना की फाइल से पुष्टि होती है कि न्यायिक अधिकारियों के निगरानी कैमरों से ही उन्हें पता चला था कि हन्ना ने एक अवैध मल्टी लेंस मैग्नीफायर बनाया था। हन्ना और जूलियट का मानना था कि पीट ने न्यायिक अधिकारियों को ये बात बताई थी। जूलियट पीट से सुलह कर लेती है और पीट उसे बताता है कि हन्ना का विध्वंसक व्यवहार और आत्महत्या जैकब की मौत की प्रतिक्रिया थी, जिसके बारे में हन्ना का मानना था कि मैग्नीफायर तकनीक से इसे रोका जा सकता था। जूलियट हार्ड ड्राइव की सामग्री तक पहुंचने में असमर्थ है। लुकास मदद करने से बहुत डरा हुआ है और न्यायिक अधिकारियों की चौकियों के कारण वो वॉकर तक नहीं पहुंच पाती है। बर्नार्ड जूलियट को ढूंढ लेता है और खुद को साइलो का असली प्रभारी
और जानस और मार्नेस की मौत का जिम्मेदार व्यक्ति बताता है। बर्नार्ड और सिम्स जूलियट को गिरफ्तार कर लेते हैं, हार्ड ड्राइव ले लेते हैं और झूठा दावा करते हैं कि जूलियट ने बाहर जाने की अनुमति मांगी थी। जूलियट हार्ड ड्राइव लेकर भागने के लिए साइलो की केंद्रीय सीढ़ियों से कूद जाती है। जूलियट न्यायिक अधिकारियों के कैमरों से बचकर भाग जाती है। बिलिंग्स जूलियट के अपार्टमेंट की जांच करता है और बच्चों की यात्रा पुस्तिका पाता है। वह एक पृष्ठ रख लेता है लेकिन बाकी जला देता है। जूलियट सिम्स के अपार्टमेंट में घुस जाती है और उसके कंप्यूटर का उपयोग करके हार्ड ड्राइव तक पहुंच प्राप्त करती है, जिस पर उसे जॉर्ज द्वारा उसके लिए बनाया गया एक वीडियो संदेश मिलता है। बर्नार्ड लुकास को गिरफ्तार कर लेता है और हार्ड ड्राइव का सीरियल नंबर जान लेता है, जिसका उपयोग वह जूलियट का पता लगाने के लिए करता है। सिम्स और उसके साथी अपार्टमेंट की ओर दौड़ते हैं, लेकिन सिम्स की पत्नी उसे भागने देती है। जूलियट हार्ड ड्राइव तक पहुंचने के लिए पैट्रिक और उसके आईटी संपर्क डैनी की मदद लेती है। वह जॉर्ज के वीडियो का शेष भाग देखती है, जिसमें वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे साइलो के नीचे का दरवाजा ढूंढना होगा। जॉर्ज की सलाह पर जूलियट, पैट्रिक और डैनी एक पुरानी सफाई का वीडियो देखते हैं, जिसमें साइलो के बाहर पक्षियों के साथ एक हरा भरा परिदृश्य दिखाई देता। 10-10 बाहर। एडम बर्नस्टीन, फ्रेड गोलन, 30 जून 2023। जूलियट ने डैनी से बाहर का फुटेज साइलो में प्रसारित करवाया, लेकिन बर्नार्ड ने इसे तुरंत बंद करवा दिया। सिम्स ने बिलिंग्स से उसकी हालत के बारे में पूछताछ की और बाद में उसने अपनी पत्नी को बताया कि वे उसके लिए एक अपवाद बना रहे हैं ताकि वो शेरिफ बन सके। जूलियट मैकेनिकली भाग जाती है, जहां गिरफ्तार होने से पहले वो वॉकर से बात करती है। बर्नार्ड जूलियट को एक सौदा पेश करता है। अगर वो स्वेच्छा से बाहर जाएगी तो वो उसे जॉर्ज के साथ हुई घटना के बारे में बताएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि मैकेनिकल को कोई सजा न मिले। बर्नार्ड जूलियट को जॉर्ज का फुटेज दिखाता है, जिसमें वो पूछताछ से बचने के लिए सीढ़ियों से कूद जाता है। बर्नार्ड हार्ड ड्राइव को नष्ट कर देता है, लेकिन बाद में डिस्क को बरामद कर लेता है जब जूलियट साइलो के नीचे एक दरवाजे का जिक्र करती है। बर्नार्ड लुकास को खदानों में काम करने की सजा सुनाता है। जूलियट बाहर जाती है और उसके हेलमेट डिस्प्ले पर पिछली सफाई के दौरान का वही हरा भरा परिदृश्य वाला वीडियो फुटेज दिखाई देता है। उसे धोखे का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि वास्तविकता साइलो की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला उजाड़ दृश्य है, क्योंकि वॉकर ने जूलियट के सूट पर लगी हीट टेप को अच्छी गुणवत्ता का बनाया था। इसलिए मरने के बजाय जूलियट साइलो के चारों ओर बने गड्ढे से बाहर निकल आती है और वहां के निवासियों की नजरों से ओझल हो जाती है। उसे दर्जनों एक जैसे गड्ढे दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक साइलो है और क्षितिज पर एक खंडहर शहर दिखाई देता है। सीजन 2 2024-25 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज तिथि 11/1 इंजीनियर माइकल डिनर ग्राहम योस्ट 15 नवंबर 2024। एक बीते हुए दृश्य में साइलो 17 में विद्रोह होता है और वहां के निवासी भाग जाते हैं। वर्तमान में जूलियट प्रवेश द्वार के बाहर बिखरे मृत निवासियों के शवों पर चढ़कर साइलो 17 में प्रवेश करती है। जूलियट साइलो के ऊपरी स्तरों की छानबीन करती है और पाती है कि वे वीरान हैं, जबकि निचले स्तर पानी से भरे हुए हैं। आईटी विभाग की ओर जाने वाला पुल टूट चुका है, इसलिए जूलियट एक अस्थायी पुल बनाती है जो उसके पार जाते ही ढह जाता है। एक बीते हुए दृश्य में युवा जूलियट मैकेनिकल विभाग में अपना नया जीवन शुरू करती है, जहां वह ऊपरी स्तरों से कचरा छांटने में मदद करती है और शर्ली से दोस्ती करती है। अपनी नई स्थिति में संघर्ष करने के बाद वह एक टूटे हुए खिलौने को ठीक करके अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करती है और वॉकर के अधीन काम करना शुरू कर देती है। वर्तमान में जूलियट अपनी खोज जारी रखती है और संगीत की आवाज का पीछा करते हुए आईटी विभाग में बंद तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचती है। जब जूलियट दरवाजा खोलने में असफल हो जाती है तो दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा कोशिश की तो वो उसे मार देगा। 12/2 आदेश देना माइकल। डिनर फ्रेड गोलन 22 नवंबर 2024। बर्नार्ड तिजोरी के अंदर से जूलियट के सूट के कैमरे को देखता है और कैमरे के बंद होने से पहले उसे साइलो 17 की ओर जाते हुए देखता है। चूंकि जूलियट ने सफाई करने से इनकार कर दिया था, बर्नार्ड समझ जाता है कि उसका यह विरोध क्रांति का कारण बन सकता है। वो सिम्स के अधीन पुलिसकर्मियों को नियुक्त करता है और साइलो की आबादी को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य कर्फ्यू लगा देता है, जो जूलियट के जीवित रहने के बारे में सवाल पूछ रही है। बर्नार्ड मीडोज को मदद के लिए मनाने की कोशिश करता है
और वॉकर और उसकी पूर्व पत्नी कार्ला को जूलियट के सूट को सील करने वाला टेप तस्करी करने के आरोप में जेल में बंद कर देता है। शर्ली जवाब मांगने के लिए निचले स्तरों पर लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है, जबकि नॉक्स उसे रोकने की कोशिश करता है। बर्नार्ड साइलो में अपना भाषण देता है और दावा करता है कि आईटी ने एक नया टेप बनाया है जिससे जूलियट लंबे समय तक जीवित रह सकी, लेकिन वो इस बात पर अड़ा रहता है कि वो मर चुकी है। मीडोज उसका समर्थन करती है। हालांकि अधिकांश आबादी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट प्रतीत होती है। शर्ली आश्वस्त नहीं होती और कर्फ्यू के बाहर एक गुप्त बैठक आयोजित करती है। बर्नार्ड द्वारा मीडोज को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के बाद वो बाहर जाने के लिए अच्छे टेप वाला एक पर्यावरण सूट देने की मांग करती है। सिल्लो 17 में जूलियट को तिजोरी में बंद आदमी सोलो से पता चलता है कि 50 सिल्लो मौजूद हैं और उसके कार्यों से क्रांति भड़क सकती है। सोलो जूलियट को खाना देता है और सुझाव देता है कि वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में अपना इरादा बदल लेता है और तिजोरी से बाहर निकल जाता है। सिलो 18 में कर्मचारी टेडी को जूलियट लिव्स का भित्ति चित्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिम्स जेल में बंद पैट्रिक को एक ऐसी दवा देता है जो उसे अपनी मृत पत्नी को भुलाने में मदद करेगी। बदले में वो उससे एक एहसान मांगता है और सेवानिवृत्त लुटेरों को भर्ती करके मैकेनिकल विभाग में भेजता है। शर्ली कुछ प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए टेडी की रिहाई की मांग करती है, लेकिन पैट्रिक पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम फेंक देता है और इस अफरा तफरी में नया इंजीनियर कूपर मारा जाता है। पीट एक ऐसी महिला से मिलता है जो लॉटरी जीतने की उम्मीद रखती है जिससे उसे बच्चा हो सके, और गर्भ निरोधक गोलियां न हटाने के आदेशों की अवहेलना करते हुए वो प्रक्रिया करवा लेती है। बिलिंग्स जूलियट की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद सभी लोगों का इंटरव्यू लेता है और अपनी रिपोर्ट मीडोज को सौंपता है, जिसमें वो बताता है कि जूलियट ने कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं जताई थी। 14/4 हारमोनियम एरिक एवेलिनो साल कैलरोस 6 दिसंबर 2024 सोलो की मदद से जूलियट बाढ़ग्रस्त स्तरों से होते हुए फायर फाइटर सूट लाने के लिए एक एयर पंप बनाती है। सोलो जूलियट को पहले की बाहरी दुनिया के बारे में बताता है और वॉल्ट छोड़ने को लेकर चिंतित है। नॉक्स शर्ली से कहता है कि उसे विश्वास है कि उनके साइलो में कई विद्रोह हुए हैं, जिनका आरोप मैकेनिकल पर लगाया गया था क्योंकि उनके पास साइलो को बंद करने की क्षमता थी। वो मीडोज से बात करने का अनुरोध भी करता है, जो मिलने के लिए सहमत हो जाता है। सिम्स को बर्नार्ड और मीडोज के रिश्ते पर संदेह होता है और वो मीडोज के महाभियोग की मांग के लिए एक आंदोलन रचता है। मीडोज लुकास को अपनी सजा के खिलाफ विरोध करने की अनुमति देता है और उसे घटाकर 5 साल कर देता है। बिलिंग्स मैकेनिकल में हुए दंगे की जांच करता है और उसे पता चलता है कि उकसाने वाले का शव गायब हो गया है और जुडिशियल ने कूपर के शव पर दावा किया है। बर्नार्ड मीडोज को जहर दे देता है और मरने से पहले वो उसे बताती है कि जूलियट द्वारा चुराई गई हार्ड ड्राइव में साल्वाडोर क्विन का एक कोडित पत्र है, जो 140 साल पहले हुए विद्रोह के दौरान आईटी प्रमुख था। नॉक्स, शर्ली, वॉकर और कार्ला जुडिशियल पहुंचते हैं, जहां बर्नार्ड ने मीडोज के शव को इस तरह रखा है ताकि नॉक्स और शर्ली को उसकी हत्या के आरोप में फंसाया जा सके। सिम्स भीड़ को भड़काकर उनके पीछे भेज देता है। 5 चढ़ाई एम्बर टेम्पलमोर जेनी डियारमिट स्ट्रान 13 दिसंबर 2024 सोलो जूलियट से पानी का पंप ठीक करने के लिए कहता है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है और 10 महीने में आईटी तक पहुंच जाएगा, लेकिन जूलियट जोर देती है कि उसे तुरंत अपने साइलो में वापस जाना है। जूलियट को शक है कि सोलो अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल रहा है और वह उसके सवालों पर गुस्से से प्रतिक्रिया करता है। जूलियट को एक कामचलाऊ सूट हेलमेट मिल जाता है, लेकिन चोटों के कारण वह बेहोश हो जाती है। साइलो 18 में बर्नार्ड को पता है कि सिम्स ने मीडोज के खिलाफ आंदोलन की साजिश रची थी और वह उसे बर्नार्ड के शैडो की भूमिका देने से इनकार कर देता है, लेकिन उसे मीडोज की जगह जज बना देता है, जिससे सिम्स निराश हो जाता है। सिम्स की पत्नी कैमिला नॉक्स और शर्ली को भीड़ से बचने में मदद करती है। न्यायिक सुरक्षा के नए प्रमुख रिक अमुंडसेन कार्ला को गिरफ्तार करवा देते हैं, लेकिन नॉक्स, शर्ली और वॉकर नाकाबंदी को पार करके निचले स्तरों पर चले जाते। बर्नार्ड
लूकास से जूलियट की हार्ड ड्राइव ठीक करवाता है, जिससे साइलो में बाहरी दुनिया से छिपे हुए कनेक्शन और साल्वाडोर क्विन द्वारा अपनी पत्नी को लिखा गया एक सांकेतिक पत्र सामने आता है। बिलिंग्स और उसके डिप्टी हैंक पैट्रिक का पता लगाते हैं, जो बिलिंग्स को साइलो के बारे में सच्चाई बताने की पेशकश करता है। 16/6 बैरिकेड्स। माइकल डिनर जेफरी वांग 20 दिसंबर 2024। बर्नार्ड द्वारा निचले स्तरों तक आपूर्ति अवरुद्ध करने और नॉक्स द्वारा हथियार बनवाने से तनाव बढ़ जाता है। बिलिंग्स के अनुरोध पर पीट पैट्रिक का इलाज करने के लिए निचले स्तरों पर जाता है। पैट्रिक बिलिंग्स को बताता है कि उसने हार्ड ड्राइव के मामले में जूलियट की मदद कैसे की थी और मैकेनिकल में विरोध प्रदर्शन में एजेंट प्रोवोकेटर बनने के लिए सिम्स से सौदा स्वीकार किया था। बर्नार्ड कैमिला से नॉक्स और शर्ली की रक्षा करने के उसके कार्य के बारे में सवाल करता है, लेकिन वह उसे टाल देती है। नॉक्स और शर्ली नाकाबंदी पर एक समूह हमला करते हैं और उसे 10 मंजिल ऊपर धकेल देते हैं, जिससे उन्हें 122वीं मंजिल पर स्थित महत्वपूर्ण फार्म पर कब्जा मिल जाता है। बिलिंग्स, वॉकर, नॉक्स और शर्ली से मीडोज की मौत के बारे में पूछताछ करता है। जब बिलिंग्स रेडियो के माध्यम से बर्नार्ड को बताता है कि वो मीडोज की मौत की औपचारिक जांच शुरू करना चाहता है, तो बर्नार्ड रेडियो संचार बंद कर देता है। लूकास क्विन के पत्र को डिकोड करने पर काम करता है और सिफर की जटिलता से प्रेरित होकर बर्नार्ड लूकास को अपना शैडो बना लेता है ताकि वो लेगेसी तक पहुंच सके। सिलो 17 में सोलो द्वारा इलाज किए जाने के बाद जूलियट जागती है, जिसने जाने से पहले उसे पंप ठीक करने के लिए मजबूर करने के लिए उसका सूट छिपा दिया था। 17/7 द डाइव। माइकल डिनर कैथरीन डिसाविनो 27 दिसंबर 2024। बर्नार्ड लूकास को लेगेसी से परिचित कराता है, जो एक तिजोरी के पीछे स्थित एक उन्नत कंप्यूटर है जिसमें उनका सारा गुप्त ज्ञान और रिकॉर्ड मौजूद है। हालांकि 352 साल पहले के साइलो की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। अपने शोध में लेगेसी की सहायता लेते हुए लूकास को संदेह होता है कि पत्र में एक बुक सिफर का उपयोग किया गया है। मैकेनिकल ऊपरी स्तरों पर कागजी संदेश भेजता है, जिसमें नागरिकों को यह पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आईटी उनसे क्या छिपा रहा है, इससे पहले कि साइलो में बिजली बंद कर दी जाए, जिससे पता चलता है कि आईटी का अपना स्वतंत्र बिजली स्रोत है। बर्नार्ड का सिम्स से टकराव होता है, जो अभी भी दरकिनार किए जाने से नाराज है। सिम्स कैमिला से उसके कार्यों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों से खेलना चाहती है और वादा करती है कि वह उससे फिर कभी कुछ नहीं छिपाएगी। बिलिंग्स और हैंक उन जासूसों का पीछा करते हैं जो मैकेनिकल में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वॉकर कार्ला के बारे में चिंतित है और ऊपर एक संदेश भेजने के लिए आईटी के कैमरों में से एक को संक्षेप में चालू करता है, जिसे बर्नार्ड प्राप्त करता है। साइलो 17 में जूलियट सोलो के लिए पानी के पंप की मरम्मत करने के लिए एक गहरे पानी में गोता लगाती है और जब उसकी हवा की आपूर्ति कट जाती है तो वो लगभग डूब जाती है। सतह पर आने के बाद जूलियट को संघर्ष के सबूत मिलते हैं और उसे संदेह होता है कि साइलो में कोई और भी है। 18/8 द बुक ऑफ क्विन। एम्बर टेम्पलमोर, रेमी ओबुचॉन 3 जनवरी 2025। जूलियट को डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाती है और उसे ठीक होने के लिए दोबारा गोता लगाना पड़ता है। सतह पर आने के बाद उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो उसे तीर से मारता है और जान से मारने की धमकी देता है। जूलियट अपने हमलावर की तलाश करती है और उसे 3 युवक मिलते हैं। सिलो 18 में लूकास क्विन के वंशजों का पता लगाता है और उसे पता चलता है कि उन्होंने वर्षों पहले क्विन की संधि की प्रति मीडोज को दी थी। बर्नार्ड लूकास को बताता है कि क्विन ने 140 साल पहले रिकॉर्ड नष्ट कर दिए थे और नागरिकों को अपना इतिहास भुलाने के लिए पानी में मादक पदार्थ मिला दिया था, ताकि हर 20 साल में होने वाले विद्रोहों को रोका जा सके। क्विन की संधि का उपयोग करके लूकास क्विन के पत्र को डिकोड करना शुरू करता है। सिम्स कैमिला की मदद से यह पता लगाता है कि लूकास बर्नार्ड के लिए जांच कर रहा है। वॉकर बर्नार्ड से मिलता है और कार्ला को बचाने के लिए उसका मुखबिर बनने के लिए सहमत हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सप्लाई में सेंध लगाने वाले मैकेनिकल लोगों के एक समूह को
लुटेरों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिलिंग्स की पत्नी कैथरीन को पता चलता है कि बिलिंग्स ने पुराने समय की एक चित्र पुस्तक का एक पृष्ठ सहेज कर रखा है और वह उसे देखने की मांग करती है। 19 नवंबर, सुरक्षा उपाय, एम्बर टेम्पल मोर, जेसिका ब्लेयर, 10 जनवरी 2025। जूलियट का सामना ऑड्रे से होता है, जो 5 युवा बचे हुए लोगों की नेता है। ऑड्रे जूलियट को तिजोरी खोलने का आदेश देती है ताकि वे भोजन तक पहुंच सकें। ऑड्रे ने सोलो को पकड़ लिया है और उनके माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहती है। जूलियट को पता चलता है कि विद्रोह के समय सोलो बच्चा था और सोलो कबूल करता है कि तिजोरी में घुसने के दौरान उसने आत्मरक्षा में समूह के माता पिता को मार डाला था। सोलो और समूह के बीच सुलह हो जाती है और वो सभी को तिजोरी में जाने की अनुमति देता है। साइलो 18 में लुकास को पता चलता है कि 50 अन्य साइलो हैं और क्विन के पत्र का अनुसरण करते हुए वो निचले स्तरों की यात्रा करता है। लुकास को नीचे सुरंग मिलती है, जहां एक दरवाजे पर एक कंप्यूटर की आवाज उसे चेतावनी देती है कि उसने जो देखा है वो किसी को न बताए, अन्यथा वे सुरक्षा शुरू कर देंगे। बिलिंग्स सिम्स को चित्र पुस्तक का पृष्ठ देता है, जिससे कैमिला और सिम्स विद्रोह में शामिल होने पर विचार करते हैं। पैट्रिक कैथलीन को बताता है कि उसे संदेह है कि साइलो का बाहरी प्रदर्शन झूठ है। बर्नार्ड विद्रोहियों की कार्रवाई के लिए बिलिंग्स को दोषी ठहराता है, लेकिन सभी शीर्ष अधिकारी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। बर्नार्ड नॉक्स और वॉकर की विद्रोह की योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन पर जासूसी करता है। 2010 आग में, एम्बर टेम्पल मोर, एरिक एवेलिनो, 17 जनवरी 2025। वॉकर, नॉक्स और अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर बर्नार्ड के कैमरे का इस्तेमाल करके उसे गलत सूचना भेजता है। वे बर्नार्ड को चकमा देकर हमलावरों को नीचे भेज देते हैं और सभी विद्रोहियों को ऊपर स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके बाद पीट बीच की सीढ़ियों को उड़ाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। सिम्स के माध्यम से बिलिंग्स का संदेश मिलने के बाद ऊपर मौजूद अधिकारी विद्रोहियों का साथ देते हैं। पैट्रिक नागरिकों को भड़काकर एक भीड़ बना देता है जो बर्नार्ड से जवाब मांगती है। लुकास बर्नार्ड को अपनी जानकारी देता है और इस्तीफा दे देता है, जिससे निराश बर्नार्ड सिम्स को अपना नया आईटी सहायक बना लेता है और उसे तिजोरी की चाबी और पासवर्ड सौंप देता है। सिम्स और उसका परिवार तिजोरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन लेगेसी कहती है कि केवल कैमिला ही अंदर रह सकती है। साइलो 17 में सोलो जूलियट को सुरक्षा प्रक्रिया के बारे में बताता है, एक पाइप जो सभी को मारने के लिए पर्याप्त जहर पंप कर सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। जूलियट फायर फाइटर सूट पहनकर साइलो 18 में लौटती है, जिसे अंदर देखा जाता है और जश्न मनाया जाता है, लेकिन वह उन्हें बाहर न निकलने की चेतावनी देने वाला एक संदेश दिखाती है। बर्नार्ड के निकलते ही जूलियट अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही भट्टी चालू होती है वे उसमें बंद हो जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक स्पष्ट फ्लैशबैक में हेलेन नाम की एक महिला एक नए कांग्रेसी से इस संभावना के बारे में सवाल करती है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी धरती पर एक गंदा बम विस्फोट करने का आरोप है। सीजन 3 पहले 5 एपिसोड्स क्रमशः ग्राहम योस्ट, शेली बिरसे, एरिक एवेलिनो, जेसिका ब्लेयर और कैथरीन डिसाविनो द्वारा लिखे गए हैं। 7वें से 10वें एपिसोड्स क्रमशः रेमी ओबुचॉन, जेनी डिआरमिट स्ट्रान, जेफरी वांग और फ्रेड गोलन द्वारा लिखे गए हैं। उत्पादन विकास। इस प्रोजेक्ट के विकास की घोषणा 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा एक फीचर फिल्म के रूप में की गई थी, जिसने 11 मई 2012 को ह्यू हव्वे की स्वप्रकाशित पुस्तक वूल के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू की। 5 दिन बाद 20th सेंचुरी फॉक्स ने अधिकार हासिल कर लिए, जिसमें रिडले स्कॉट और स्टीवन ज़ैलियन सहित कई लोग निर्माता के रूप में जुड़े। 28 नवंबर को यह घोषणा की गई कि जे ब्लेक्सन लेखन और निर्देशन के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिर 5 जून 2015 को यह घोषणा की गई कि निकोल पर्लमैन पटकथा को फिर से लिखेंगी और ब्लेक्सन अब इस प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं रहेंगे। अंततः डिज्नी द्वारा 21वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप फिल्म को रोक दिया गया। 30 जुलाई 2018 तक
एएमसी पर टेलीविजन के लिए परियोजना का एक नया संस्करण विकसित किया जा रहा था, जिसमें एएमसी स्टूडियोज के साथ अपने समग्र समझौते के तहत लाटोया मॉर्गन लेखन के लिए जुड़ी हुई थी। यह श्रृंखला अंततः 20 मई 2021 को एप्पल टीवी प्लस पर स्थानांतरित हो गई, जिसके 10 एपिसोड का ऑर्डर मिला। ग्राहम योस्ट ने निर्माता और लेखक के रूप में मॉर्गन का स्थान लिया, जो नेटवर्क के साथ उनके समग्र समझौते के तहत एप्पल टीवी प्लस पर उनकी तीसरी श्रृंखला थी। मॉर्टेन टाइल्डम भी निर्देशन और कार्यकारी निर्माण के लिए जुड़े हुए थे, जबकि योस्ट शोरनर थे। जून 2023 में शो को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। अप्रैल 2024 में रेबेका फर्ग्यूसन ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे सीजन 3 और 4 की शूटिंग एक साथ करने की योजना बना रहे हैं, जिससे श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। 16 दिसंबर 2024 को श्रृंखला को तीसरे और चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया और यह चौथे सीजन के साथ समाप्त होने वाली है। लिखना योस्ट के साथ जेसिका ब्लेयर, कैसी पपर्स, इंग्रिड एस्काजेदा, रेमी ओबुचॉन, एरिक एवेलिनो, जेफरी वांग, लेकेतिया डेल्को और फ्रेड गोलन ने पहले सीजन के लिए लेखकों के रूप में काम किया। सैल कैलरोज, जेनी डी आर्मिट स्ट्रान और कैथरीन डिसाविनो दूसरे सीजन के लिए शामिल हुए और शैली बिरसे तीसरे सीजन के लिए शामिल हुईं। ढलाई सीरीज के ऑर्डर की घोषणा के साथ ही ये भी घोषणा की गई कि रेबेका फर्ग्यूसन को मुख्य भूमिका में लिया गया है। टिम रॉबिन्स अगस्त 2021 में कलाकारों में शामिल हुए और रशीदा जोन्स, डेविड ओयेलोवो, कॉमन, हैरियट वॉल्टर, एवी नैश और चिनाजा ऊचे अगले महीनों में शामिल हुए। 27 जुलाई 2024 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में यह घोषणा की गई कि स्टीव ज़ान दूसरे सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 17 जनवरी 2025 को यह घोषणा की गई कि एशले जुकरमैन और जेसिका हेनरिक तीसरे सीजन के लिए नियमित कलाकारों के रूप में शामिल हो गई हैं। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2021 के अंत में हॉडेस्डन, हर्टफोर्डशायर में शुरू हुई और 2022 की दूसरी तिमाही तक चलने वाली थी। मार्क पैटन, डेविड लूथर और लॉरी रोज छायाकार थे। गेविन बोकवेट प्रोडक्शन डिजाइनर थे, जिन्हें साइलो के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। मुख्य सेट में 3 स्तरों की सीढ़ियां हैं, जिन्हें विशेष स्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सजाया गया है। दूसरे सीजन की शूटिंग जून 2023 के अंत में हॉडेस्डन स्टूडियो में शुरू हुई, जिसमें पहले सीजन के समान सेट का उपयोग किया गया। 2023 सैग एफ्ट्रा हड़ताल के कारण जुलाई में शूटिंग आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दी गई थी। शूटिंग दिसंबर 2023 की शुरुआत में फिर से शुरू हुई और 8 मार्च 2024 को समाप्त हुई। तीसरे सीजन की शूटिंग अक्टूबर 2024 में हॉडेस्डन स्टूडियो के साथ साथ एनफील्ड लंदन में OMA 1 और OMA X फिल्म स्टूडियो में भी शुरू हुई और मई 2025 में समाप्त हुई। चौथे और अंतिम सीजन की शूटिंग अगस्त 2025 में शुरू हुई। संगीत मार्च 2023 में एटली ओरोशन को श्रृंखला के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने एप्पल टीवी प्लस श्रृंखला डिफेंडिंग जैकब पर टाइल्डम के साथ सहयोग किया। सिलो की विशेष स्क्रीनिंग 2023 कांस सीरीज के दौरान 14 अप्रैल 2023 को हुई थी। टेलीविजन श्रृंखला का प्रीमियर एप्पल टीवी प्लस पर 5 मई 2023 को हुआ, जिसमें पहले 2 एपिसोड तुरंत उपलब्ध थे और बाकी 30 जून तक साप्ताहिक रूप से प्रसारित हुए। दूसरे सीजन का प्रीमियर 5 नवंबर 2024 को हुआ। स्वागत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पहले सीजन के लिए। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने 70 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 89% अनुमोदन रेटिंग और 7.6/10 की औसत रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय ये है: कुशल लेखन, विस्मयकारी निर्माण डिजाइन और रेबेका फर्ग्यूसन की बेजोड़ स्टार पावर के साथ सिलो एक रहस्य का पिटारा है जिसे खोलना वाकई दिलचस्प है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 20 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 75 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने लिखा,
कि ये श्रृंखला रोचक पात्रों और प्रभावी उतार चढ़ावों के साथ हमारी रुचि बनाए रखती है, और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि सिलो किस प्रकार षड्यंत्र थ्रिलर से लेकर व्यापक सामाजिक टिप्पणी, पुलिस प्रक्रिया और प्रलयकालीन रोमांस तक कई शैलियों में अपनी गति बदलती है। द गार्जियन की लूसी मंगन ने राय व्यक्त की कि दुनिया का निर्माण सावधानीपूर्वक किया गया है और कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने शो को प्रोडक्शन डिजाइन की एक उपलब्धि बताया और कहा कि फर्ग्यूसन अपने सख्त नियंत्रण के साथ श्रृंखला को आवश्यक वजन प्रदान करती हैं। ग्लोब एंड मेल के बैरी हर्ड्स ने भी फर्ग्यूसन के प्रदर्शन को उत्कृष्ट बताया। इसके विपरीत CNN के ब्रायन लोरी का मानना था कि अंतर्निहित रहस्य इतना खींचा हुआ लगता है कि ये तनावपूर्ण हो जाता है और ऐसे पात्रों द्वारा और भी बढ़ जाता है जो लगातार उभरकर सामने नहीं आते। हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फियनबर्ग ने भी दुनिया के निर्माण और फर्ग्यूसन के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन कॉमन के प्रदर्शन की आलोचना की, जिसे उन्होंने कलाकारों में कमजोर कड़ी कहा। दूसरे सीजन के लिए रॉटन टोमेटोज ने 52 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 92% अनुमोदन रेटिंग और 7.85/10 की औसत रेटिंग दी। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय ये है, रेबेका फर्ग्यूसन की निडर नायिका जवाब तलाशती है, जबकि सिलो के बाकी कलाकार इस शानदार दूसरे सीजन में कुशलतापूर्वक मोर्चा संभाले रखते हैं। मेटाक्रिटिक ने 12 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 80 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। रेबेका लुइसा फर्ग्यूसन सुनस्ट्रॉम एक स्वीडिश अभिनेत्री हैं। फिल्म और टेलीविजन में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी और हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। ब्रिटिश मां और स्वीडिश पिता की बेटी, फर्ग्यूसन ने 1999 में स्वीडिश सोप ओपेरा न्या टाइडर से अपने टेलीविजन अभिनय करियर की शुरुआत की और 2004 में स्वीडिश स्लैशर फिल्म ड्रॉइंग घोस्ट से फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। ब्रिटिश ड्रामा द व्हाइट क्वीन 2013 में एलिजाबेथ वुडविले के किरदार से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, जिसके लिए उन्हें मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अमेरिकी सिनेमा में फर्ग्यूसन ने मिशन इम्पॉसिबल श्रृंखला की 3 फिल्मों रोग नेशन 2015, फॉलआउट 2018 और डेड रेकनिंग 2023 में टॉम क्रूज के साथ MI6 एजेंट इल्सा फॉस्ट की भूमिका निभाई और विज्ञान कथा फिल्मों ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024 में लेडी जेसिका का किरदार निभाया। उन्होंने संगीतमय फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017 में जेनी लेंड की भूमिका निभाई और हॉरर फिल्मों लाइफ 2017 और डॉक्टर स्लीप 2019, कॉमेडी ड्रामा फ्लोरेंस फॉस्टर जेनकिंस 2016, थ्रिलर द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016 और राजनीतिक ड्रामा अ हाउस ऑफ डायनामाइट 2025 में अभिनय किया। 2023 से वह एप्पल टीवी प्लस की साइंस फिक्शन सीरीज साइलो में एक भूमिगत समुदाय में एक बुद्धिमान इंजीनियर की भूमिका निभा रही हैं, जिसके लिए उन्हें सैटर्न अवार्ड और सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेबेका लुइसा फर्ग्यूसन सुनस्ट्रॉम का जन्म 19 अक्टूबर 1983 को स्टॉकहोम में हुआ था और वे शहर के वासास्तान जिले में पली बढ़ी। उनकी मां रोजमेरी फर्ग्यूसन अंग्रेज है और 25 वर्ष की आयु में ब्रिटेन से स्वीडन चली गई। उनकी मां ने ABBA के 1974 के एल्बम वाटरलू के गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद की और बैंड के 1975 के स्वशीर्षक एल्बम के कवर पर भी दिखाई दी। उनके पिता ओलो सुनस्ट्रॉम एक स्वीडिश व्यवसायी है। उनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की और जब वह 3 साल की थी तब वे अलग हो गए। फर्ग्यूसन ने अपनी मां का उपनाम अपने मंच नाम के रूप में अपनाया। उसकी नानी उत्तरी आयरिश है और उसके नाना स्कॉटिश है। फर्ग्यूसन ने स्वीडन में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की और द्विभाषी रूप से पली बढ़ी, स्वीडिश और अंग्रेजी बोलती थी। उन्होंने स्टॉकहोम में एडोल्फ फ्रेडरिक के संगीत स्कूल में पढ़ाई की और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी युवावस्था में जब उनकी मां ने तय किया कि उन्हें एक मॉडल बनना चाहिए,
तो फर्ग्यूसन को कुछ समय के लिए एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ अनुबंधित किया गया था, लेकिन उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था और उन्होंने कई नौकरियों को ठुकरा दिया। मॉडलिंग एजेंसी ने फर्ग्यूसन को सामान्य लोग शीर्षक वाले पोर्टफोलियो में रखा, क्योंकि वह मॉडलिंग के लिए पर्याप्त लंबी या पतली नहीं थी। उनके पोर्टफोलियो ने उन्हें स्वीडन में एक सोप ओपेरा के लिए कास्टिंग एजेंसी द्वारा खोजे जाने के बाद उनकी पहली अभिनय भूमिका दिलाने में मदद की। फर्ग्यूसन ने 15 वर्ष की आयु में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। ये अनिश्चित होने के कारण कि क्या वह अभिनय करना चाहती हैं, फर्ग्यूसन ने अन्य अस्थायी काम किए, जिनमें एक नर्सरी और एक डे केयर सेंटर में नानी के रूप में काम करना, खुदरा दुकानों में, एक कोरियाई रेस्तरां में और एक होटल में सफाई कर्मी के रूप में काम करना शामिल था। फर्ग्यूसन ने बहुत कम उम्र से ही नृत्य किया है। उन्होंने बैले, टैप डांसिंग, जैज, स्ट्रीट फंक और टैंगो किया। उन्होंने स्वीडन के लुंड में एक डांस कंपनी में कुछ वर्षों तक अर्जेंटीना टैंगो सिखाया, जबकि उन्होंने कई लघुकला फिल्म परियोजनाओं पर अपना काम जारी रखा। आजीविका शुरुआत। फर्ग्यूसन स्वीडिश सोप ओपेरा न्या टाइडर में उच्च वर्ग की लड़की अना ग्रिपेन हियल्म के रूप में प्रमुखता से उभरी। बाद में उन्होंने स्वीडिश अमेरिकी सोप ओपेरा ओशन एवेन्यू में क्रिसी एरिक्सन की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने मिकेल हाफस्ट्रॉम की हॉरर फिल्म ड्राउनिंग घोस्ट में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और बाद में वैलेंडर में अतिथि भूमिका निभाई। स्वीडिश निर्देशक रिचर्ड हॉबर्ट ने उन्हें 2011 में सिमरिशमन शहर के बाजार में देखा, जिसके कारण उन्हें उनकी फिल्म ए वन वे ट्रिप टू एंटीबेस में अभिनय करने का मौका मिला, जिसने उन्हें स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राइजिंग स्टार पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 2013 में उन्होंने गुस्ताफ स्कार्सगार्ड के साथ फिल्म एज में सह अभिनय किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अगस्त 2012 में ये घोषणा की गई कि फर्ग्यूसन को बीबीसी के 10 भाग वाले ऐतिहासिक टेलीविजन ड्रामा द व्हाइट क्वीन 2013 में एलिजाबेथ वुडविले की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, जो फिलिप्पा ग्रेगरी के द कजिन्स वॉर उपन्यासों पर आधारित है, जो रोजेज युद्धों की महिलाओं के बारे में है। द व्हाइट क्वीन में फर्ग्यूसन के अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की और उन्हें मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। हॉलीवुड में उनकी पहली भूमिका ड्वेन जॉनसन के साथ हरक्यूलिस 2014 में थी। ब्लॉकबस्टर फिल्में 2015 में वियना में मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन के विश्व प्रीमियर में फर्ग्यूसन। 2015 में फर्ग्यूसन को 5वीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में महिला मुख्य किरदार MI6 एजेंट इल्सा फॉस्ट के चित्रण के लिए व्यापक पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें आलोचकों से सराहना मिली। टॉम क्रूज ने द व्हाइट क्वीन में उन्हें देखने के बाद और फर्ग्यूसन और इंग्रिड बर्गमैन के बीच समानता को देखते हुए फिल्म में अपने साथ अभिनय करने के लिए फर्ग्यूसन को चुना। उन्होंने 6ठी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में अपनी भूमिका दोहराई, जो 2018 में रिलीज हुई थी, उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता, जिसने दुनिया भर में $790 मिलियन से अधिक की कमाई की। और 2023 में 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में इसे फिर से दोहराया। 2016 में उन्होंने शमीम शरीफ द्वारा निर्देशित शीत युद्ध जासूसी थ्रिलर फिल्म डिस्पाइट द फॉलिंग स्नो में सैम रीड और चार्ल्स डांस के साथ कात्या और लॉरेन की दोहरी भूमिका निभाई। फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2016 प्राग इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उसी वर्ष बाद में फर्ग्यूसन स्टीफन फ्रीड्स की फ्लोरेंस फॉस्टर जेनकिंस। तो बात कर ले अब तक इसके सेक्शनों की। दो सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं, जिनमें टोटल 20 एपिसोड हैं
और उसके बाद प्रोडक्शन में इसका काम चल रहा है। अभी तक कोई टीजर ट्रेलर एक तरह से ऑफिशियल रिलीज़ नहीं किया गया है। बाकी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि 2026 में ये हमें देखने को मिलेगी और इसका टीजर ट्रेलर कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी एक तरह से मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।